रेडी मेड कपड़ों की एक दुकान से जब मैं थोड़ी देर के बाद निकला तो एक मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे हिंदू की तरह मैंने सूट पहन रखा था और हाथ में ब्रेव केस पकड़ा हुआ था। आज शर्म में सिवाय एक कपड़े के थैले के जिसमें एक मैले कुचैले कपड़ों का जोड़ा रखा था और था ही क्या, अपनी चादर तो मैं साथ ही ले आया था। थोड़ी देर तक बाजार में गश्त करने के बाद कुछ और चीजें भी मेरे ब्रेव केस में मुंतकिल हो गई थी और अब मेरे कदम एक ऐसे होटल की तरफ उठ रहे थे जहाँ अमन शरफा का क़याम होता है और ऐसे होटलों पर पुलिस चेक करने की जुर्रत कम ही करती है। बीपी होम के काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक खूबसूरत लड़की ने किया। उसने पहले से छुपा हुआ एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें तमाम इंदराज अंग्रेजी में किए जाते थे। मैंने अपने कीमती कलम से बड़ी खुशी के साथ उस पर उल्टी सीधी लकीरें खींची और कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए बगैर पढ़े उसे रख लिया और एक मुअर्रब मेरा ब्रेव केस उठाकर मेरी रहनुमाई करने लगा। लड़की के झुकते हुए आदाब कहने को नजरअंदाज करते हुए मैं पे तल्ले कदमों के साथ बेरे के पीछे पीछे चल दिया। एक शानदार और सजे सजाए कमरे का दरवाजा खोलकर वो मुअद्दब एक तरफ खड़ा हो गया। NMOCICE सर, उसने मुड़ने से पहले पूछा और उस मजीद खिदमत का मतलब मुझे बखूबी मालूम था। भारत में किसी नौजवान और फिर ऐसे नौजवानों से उम्मीद रखना जो उस किस्म के आला होटलों में क़याम करे कि वो रात किसी साथी के बगैर बसर करेगा, यकीनन मोजज़ा ही था। इसलिए जवाब में जब उसे 10 रुपए का नोट टप करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स फॉर यू, मैं देशनु हूँ कहा, तो उसने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा फिर वापस मुड़ गया। रात का खाना मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया था। क्योंकि मैं देशनु था इसलिए मेरे लिए खाने का मेन्यू भी बगैर मीट वाले खानों का पेश किया गया था। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज्यादा शराफत का मुजाहिरा करके अपने मुतालिक किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू नहीं हुआ था और पे दर पे मुसीबतें आने लगी थी। मैं चूकना और बेदार था। तकरीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा मुताला करता रहा। फिर सुबह को पेश आने वाले वाकयात के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह मैंने तमाम दरवाजों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वही कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल ही में किया था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था, बलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ। होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लाकर फूस कर दिए थे और खुद मैं एक साइकिल रिक्शा में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाने से एक बस के जरिए मैं रायकोट गया। यहाँ रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे की तरफ मुतालिका दफातर थे। इसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मंगुल तरीके के साथ अड्डे को कैमूफलाज किया था कि बेइख्तियार उसे वाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी नजर मैंने हालात का अंदाजा लगा लिया। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और जिगराऊ और मुलापोर होता हुआ वापस लुधियाने आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और उसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और जरूरी मसला था। लुधियाने में तकरीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मजाया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो और ही ख्यालों में खोया हुआ था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल अख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लाकर मैं रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीह गाह के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरी साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी जाहिरी वज़ाक़िता से मुतासिर होकर मुझसे राह रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे गैर जरूरी जानकर कोई खास लिफ्ट ना करवाई। हाफ टाइम के वक्त जब उसने एक बेड़े को आवाज देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे उसकी जबान से रायकोट और मुनापोर के लोगों का मखसूस अंदाज झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई। मुमकिन है ये नौजवान मेरे बनाए हुए मंसूबे में कहीं फिट आ जाए। जैसे ही बेड़े ने उसे बोतल खोल कर देना चाहिए, मैंने बेड़े के हाथ से पकड़ ली। 1 नहीं 2, मैंने बेड़े से कहा। नौजवान ने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा। बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है, अभी तो मैं उससे बात करने का रवादार नहीं था। क्या अभी इतनी बेतकलीफी का मुजाहिरा कर रहा था? क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, जिन्हें भी इंसानों के लिए बनी है और उसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। उसने मेरी जाहिरी हैसियत से मुतासिर होते हुए कहा, कहाँ रहते हो, क्या शब नाम है तुम्हारा? मैंने उसे दोनों सवाल इकट्ठे ही कर दिए। कोर्ट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। मेरा नाम भी प्रकाश ही है। प्रकाश भैया, बहुत खुशी हुई
हुई तुमसे मिलकर, मैंने वाकई खुशी का मुजाहिरा कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे पर हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश राय कोट की एक खतरी फैमिली का लड़का था, लुधियाना में मुलाजमत करता था, यहाँ एक किराए के कमरे में रिहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही उससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतालिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे जबरदस्ती अपने होटल में ले आया। बीपी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्दीदा कर दिया। अपने कमरे में उसके लिए मैंने विलायती शराब के 2 बेहतरीन पैक मंगवा लिए थे। 3 साल तक अगर मैंने उसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो, मैं कैंसर की पहली स्टेज से जायद वापस पलटा हूँ। मैंने अपने सिलसिले में माजरत करते हुए उसे कहा, महाराज जी मेरे लिए ऐसी खास जरूरत भला क्या थी। उसने शुक्राना लहजे में मुझसे कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहे तो शायद। उसने फिक्र अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल मैं एक खास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के का नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतालिक एक परेशान कुन खबर सुनी है, इसकी तहकीकात करने आया हूँ और ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ उसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का भी ठीक ही निकला तो खामखा एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने बिलाखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घर ली थी। अरे बस इतनी सी बात। मेरा कजन वहाँ काम करता है। राय कोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम है उनके जरिए। यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे, बाकी मैं जानू और मेरा काम। मैंने जवाब दिया, आप इस फिक्र को बिल्कुल जहन से निकालते हैं, कल आपका काम हो जाएगा। उसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बहुत शुक्रिया प्रकाश, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने होटल इंतजामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का ऑर्डर दे दिया था और वो रात प्रकाश ने ना करने के बावजूद मेरी जिद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई। वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हो गए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। न जाने उसने मेरे मुतालिक क्या किया। उन्हें बताया था कि वो लोग मेरे आगे पीछे जा रहे थे। हर दूसरा पहले से बढ़ चढ़ कर मेरी खिदमत कर रहा था। हिंदू मुआशरे में पर्दा नाम की किसी चीज का तस्वुर नहीं पाया जाता। जल्द ही हम सब आपस में घुल मिल गए। शाम तक मैं और प्रकाश रायकोट में घूमते रहे। इस अशना में मैंने इर्द गिर्द के इलाके में कायम शिद्दत तनसीबात का बखूबी जायजा लिया था। प्रकाश के वालिद की एक खटारा सी मोटरसाइकिल थी जिस पर हम रायकोट के इर्द गिर्द देहाती इलाके में घूमते रहे। मोटरसाइकिल मैं खुद चला रहा था और जानबूझकर ऐसे रास्तों पर सफर कर रहा था जहां मोबाइल रिडार सिस्टम या एंटी क्राफ्ट की मौजूदगी के इम्कानात ज्यादा थे। पहले ही मरहले पर कुदरत ने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके इस इनाम पर जो प्रकाश की सूरत में मुझ तक पहुंचा था, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पिछले 2-3 की गफलत कली तौर पर खत्म कर दी। दुश्मन की इस इलाके में नक्ल हरकत मेरी नजरों के रास्ते मेरे जहन में महफूज हो चुकी थी और अब किसी भी वक्त कागज पर मुंतकिल होकर मेरे मुल्क तक पहुंच सकती थी। दिन भर हमने जी भर कर आवारा गर्दी की। शाम को उसका कजन सालक राम ड्यूटी खत्म करके घर आ गया। हवाई अड्डे की एक वर्कशॉप में काम करता था। प्रकाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा तारुफ उससे करवाया। उसका गायबाना तारुफ मुझे पहले ही अच्छी तरह हासिल था और उसकी ही नहीं बल्कि भारतीय नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे बरेफ केस में मौजूद थी। लैती शराब की बोतल की एक झलक ने उसे मेरा ताबेदार बना दिया और ये झलक मैंने एक खास तरीके से अचानक बरेफ केस खोलते हुए उसे दिखाई थी। महाराज जी, शीशुरुमा नाम के 2-3 ऑफिसर है, अब कुछ उनके मुतालिक बताइए। उसने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर ये उससे वाकिफ होते तो खुद ही न चले जाते। प्रकाश ने जो उससे खासन बेतकल्लुफ था उसे कहा, ठीक है महाराज जी, मैं बारी बारी सबसे किसी बहाने आपको मिला दूंगा, अपने सभी यार हैं। उसने एक मखसूस अंदाजा से आंख दबाते हुए कहा, शुक्रिया भैया, तो मेरे सर से अच्छा भला बोझ उतार दिया है। रात को दोनों जी भर कर शराब नोशी करते रहे। मेरे मुतालिक घड़ाया बहाना पहले ही मौजूद था, इसलिए किसी ने मुझसे इसरार नहीं किया। रात मैंने रायकोट में प्रकाश के घर पर बसर की। अगले रोज सालिक राम तो सुबह सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। बाद में आने के लिए कह गया। थोड़ी देर के बाद हम लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। गार्ड रूम में हमारी मुलाकात सालिक राम से करवाई गई। वो हमें अपने साथ वर्कशॉप में ले गया। सालिक राम की अपने ऑफिसर इंचार्ज से गाड़ी चलती थी, इसलिए किसी ने उसकी बात का नोट न किया। हर जगह उसने मेरा तारुफ अपने कजन
की हैसियत से करवाया, जो दिल्ली से आया था। उसे हवाई अड्डा और जंगी जहाज देखने का बेहद शौक था। हर कोई अपनी अपनी बसात के मुताबिक मुझे और प्रकाश को खुश आमदीद कह रहा था। तकरीबन 2 घंटे तक हम कोई अड्डे पर मौजूद रहे। इस अशना में मैंने वहाँ की तमाम जरियात अच्छी तरह जहन नशीन कर ली थी। सारा हवाई अड्डा मेरे सामने था। वहाँ मौजूद एक चीज मेरी नजर में थी। उनको दिखाने के लिए दोनों शीशोनुमा से मुतालिक मैंने तहकीक में खास सरगर्मी दिखाई थी और उन लोगों को अपने सच्चे होने का यकीन दिलाया था। अच्छा यार, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तीसरे शीशोनुमा से फिर कभी मिल लेंगे, मैंने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। ओके, परसों तक के लिए राम राम। उसने मुझसे भी ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहिरा किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आपके पास वीडियो आसानी से पहुँच सके।